बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, क्या आप जो 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 चीज विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि ये कहने मारा लोग ये कह रहे थे कि पहले और दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तीसरा राउंड उनके लिए कांटे का था, क्योंकि वहां पे बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पे कानपुर का इलाका है, और एक वो इलाका है जो दरअसल मैनपुरी, एटा, इटावा का इलाका है, जिसको मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। देखिए, मैं इसे कांटे का ये इस वक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि असलियत में तो पहले भी ये उन्हीं का इलाका रहा है। 2017 में जरूर हुआ कि यहां से काफी लूट किया उन्होंने, लेकिन आप देखिए ना कि चाहे इसे यादव लैंड कहने की बजाय इसे कहना चाहिए कि आलू लैंड कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बेल्ट आलू की बेल्ट है। और मैं हिंदुस्तान का जब वहां संपादक था, तो उस दौरान इत्तेफाक से 2017 का चुनाव देखा है, तो एक एक सीट मेरी अपनी खुद ही देखी हुई है। तो आप ये समझिए, जैसे करहल की बात विजय जी कर रहे हैं, तो मैं करहल में कहता हूं कि करहल के जो मतदाता हैं उनमें 50% मतदाता निजी तौर पर शिवपाल के साथ जाते हैं। आपकी आवाज आवाज अजय जी, आप बोलिए प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो शिवपाल के साथ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार एक स्थिति थी कि 2019 का जब चुनाव था, तो जब नेताजी वहां से लड़े, तो एक छोटे ही अंतर से जीत पाए थे। चूंकि वो मैनपुरी लोकसभा सीट से जब वो लड़ रहे थे, तो उस सीट पे उनका अंतर कम था। लेकिन आपको बताएं, ये वो सीट है कि जहां से मुलायम सिंह जी के गुरु लड़ा करते थे, और ये वो सीट है जिसको सामान्य तौर पे वहां पे हर जाति का मतदाता उनके परिवार के साथ निजी तौर पे जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों को यदि आप देखेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि एसपी सिंह बघेल अपनी जमानत बचा लेंगे, यही भाजपा के लिए उपलब्धि है बट अखिलेश के अजय जी सामने। बट अजय जी, हम करहल की बात नहीं कर, हम करहल में ये मान के नहीं चल रहे कि वहां अखिलेश यादव चुनाव हार सकते हैं। दरअसल ये जो 59 सीटें हैं, 59 मैं सीट्स उस हैं। अब आता हूं, अब उसी पे जी आता हूं। जी मैं जी। उसी बिल्कुल एक सीधा सीधा सा आप समझिए। मैं सीट वार बता देता हूं। कासगंज में 3 सीटें हैं। तीन में से तीनों भाजपा के पास है, और एक में जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो खाली है। अब ये स्थिति है, वहां पर 2 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा लूज करती नजर आती है। यदि मतलब एक तो 100% लूज कर रही है, और एक में संघर्ष है थोड़ा सा। तो ये आप समझ लीजिए स्थिति है। हाथरस में 3 सीटें, 3 में से एक बसपा के पास है, 2 सीटों पे जो है भाजपा है, और उन 2 में से अब वो 3 में से 2 सीटें भाजपा वहां पर नहीं रहेंगी, एक सीट पर ही सिमटती दिख रही है। इसके बाद में आप आ जाइए एटा। एटा में 4 सीटें हैं, और 4 में स्थिति ये है कि सामान्य तौर पे तो लग रहा है कि वो 2 सीटें बचा ले, यही बहुत है। इसके बाद बगल में आ जाइए आप फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एक सीट पे वो जीतती भाजपा दिख रही है 100%। दूसरी सीट पर वो संघर्ष कर रही है। शेष सीटें उनके हाथ से मतलब नहीं आएंगी। इसके बाद आप आ जाइए मैनपुरी। मैनपुरी में 4 सीटें हैं, और 4 में से एक भोगांव भाजपा के पास है, और भाजपा से मंत्री हैं इस समय। और वो स्थिति ये है कि इस समय वो सीट भी भाजपा के लिए बड़े कांटे के मुकाबले में है। हो सकता है जीत जाए, हो सकता है ना जीते। तो मतलब उस स्थिति में है। इसके बाद आप आ जाइए बगल में जो है कन्नौज में। कन्नौज की 3 सीटों में तीनों सीट पर खतरा मंडरा रहा है कि 3 में से तीनों जा सकती हैं। इसके बाद आप आइए उसमें फरुखाबाद में। फरुखाबाद की 4 सीटों में से स्थिति यह है कि एक सीट तो 100% श्योर है भाजपा जीतेगी, एक सीट पर वो संघर्ष कर रही है, लेकिन जीत जाएगी लगता है। लेकिन 2 सीटें 100% लूज करती नजर आती है, तो वो स्थिति है। इसके बाद आ जाइए आप इटावा में। इटावा में स्थिति है 3 सीटें हैं, और 3 सीट में से 2 सीट हारती दिखाई दे रही है। इसके बाद आ जाइए औरैया में। औरैया में 3 सीट है, 3 में से 2 सीट हारते दिखाई दे रही है। कानपुर देहात में आ जाइए। कानपुर देहात की 4 सीटों में से 2 सीट हारती दिखाई दे रही है। अब आ जाइए कानपुर सिटी में। सिटी बड़ा स्ट्रांग बीजेपी का है, लेकिन स्थिति ये अभी भी वहां वो 7 पे है।
10 में से 7 पे है। 3 सीट एक कांग्रेस के पास है, कांग्रेस की 2 हुआ करती थी, 1 सीट कांग्रेस लूज करी। तो 2 जो मतलब स्थिति ये है कि अब वहां पर वो 5 आना उनके लिए एक मुश्किल लग रहा है। तो ये स्थिति है। इसके बाद में आप आ जाइए बुंदेलखंड में। तो विजय जी ने जो बुंदेलखंड की स्थिति बताई, मैं 100% उससे सहमत हूं कि बुंदेलखंड में बहुत थोड़ा सा नुकसान भाजपा को होता दिखता है, नहीं तो सामान्य तौर पे वो वहां अभी भी इंटैक्ट है। तो ये स्थिति है। अब यदि आप जो करेंगे तो अभी आप कर आंकड़े ले। दे रहे हैं, जिस तरीके के आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को बढ़ा था, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी आराम से निकालती हुआ दिखाई पड़ रही है। जी ये जो इक्वेशन आपने बताया है, तो पहले दूसरे तीसरे 3 चरण हो चुके हैं और इन 3 चरण में क्या, जैसे विजय जी कह रहे हैं कि दोनों में कांटे की लड़ाई है, क्या आप भी कांटे की मान रहे हैं या माने 3 चरण के चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है या बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है? मुझे 100% समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। मैंने आलोक जी के प्रोग्राम में गिनाया था, फर्स्ट चरण में भी और सेकंड चरण में भी, और उन सारी इलाकों को मैंने मतदान के दिन में ही घूमा है और मतदान के पहले घूमा। तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पे स्थिति ये थी कि पहले चरण में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें हारती नजर आ रही मिनिमम, ठीक है। उसके बाद में दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो दूसरे चरण में भी वो करीब 35 सीटें हारती नजर आ रही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैंने जो बताया और अभी जो आंकड़ा बताया मेरे मुताबिक ये है। तो पहला, दूसरा, तीसरे में थोड़ा सा वो संभली हुई है बुंदेलखंड के कारण। शेष जगह पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और इसके बाद जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।